नमस्कार, फाइनल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर अलीगढ़ से, जहां फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और पानी फिल्टर करने वाली फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव से दमकल कर्मी बेहोश हुए हैं और पास के गांव में लोगों को काफी घुटन महसूस हो रही है। तो देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, चेहरे पर मास्क है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको इस वक्त की बता रहे, फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और पानी फिल्टर करने वाली फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो गया है और गैस रिसाव की वजह से दमकल कर्मी बेहोश हो गए हैं। पास के गांव में लोगों को घुटन महसूस हो रही है और गांव के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर रामपुर से, जहां 5 बच्चों की गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर रामपुर से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 5 बच्चों की गड्ढे में डूबने की वजह से जान चली गई है। ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। बकरी चराने के दौरान गड्ढे में नहाने के लिए बच्चे उतरे थे और 5 बच्चे डूब गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम कराने के बाद बताया जा रहा है कि परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। शाहबाद के गहनी गांव की ये घटना बताई जा रही है। और इधर कुशीनगर में हत्या से सनसनी फैल गई है। स्कूटी सवार लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार। तो बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां स्कूटी सवार लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रविन्द्रनगर थाना अंतर्गत माघी विशुनपुरा की ये घटना बताई जा रही है। तो कुशीनगर के रविन्द्रनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक लड़की की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। थाना रविन्द्रनगर 2 के अंतर्गत माघी विशुनपुरा नामक गांव में शाम के समय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि एक युवती का यहां पर शव मिला है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। ये युवती है और इसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है और प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि इनके ही सौतेले जो भाई हैं उनसे कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके गंभीर कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। और अगली खबर कानपुर से, जहां निर्माणाधीन चिमनी गिरने से हादसा हो गया। काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। प्रयागराज का बताया जा रहा है मजदूर। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां निर्माणाधीन चिमनी गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। प्रयागराज का बताया जा रहा लेबर और अफसर अली नाम के युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पनकी थाना क्षेत्र के पावर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप है। निर्माणाधीन चिमनी गिरने की वजह से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है। और कानपुर में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। गोविंद नगर थाना में धारा 307 का केस दर्ज। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास से विकास गिरफ्तार किया गया है। विकास के साथ ही विवेक की भी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने धर दबोचा है। गोविंद नगर थाना में धारा 307 का केस दर्ज है और गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पास से विकास की गिरफ्तारी हुई है। विकास के एक और साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और खबर रायबरेली से, जहां नगर पंचायत के सभासद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नगर पंचायत की ईओ की कार्यशैली से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो खबर रायबरेली से, जहां नगर पंचायत के सभासद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नगर पंचायत के ईओ की कार्यशैली से नाराजगी थी और सभासद और प्रतिनिधियों ने मुंडवाया सिर। नगर पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर सिर मुंडवाया और विरोध प्रदर्शन जताया है। तो सभासद और प्रतिनिधियों ने देखिए किस तरह से सिर मुंडवाया है और विरोध करते नजर आए। और
अगली बड़ी खबर सियाचिन से, जहां सेना के टेंट में लगी आग। हादसे में कैप्टन रैंक के अफसर शहीद हो गए हैं। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको सियाचिन से बता रहे हैं, जहां सेना के टेंट में भीषण आग लग गई और हादसे में कैप्टन रैंक के अफसर शहीद हो गए। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हुए। हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल सहित कई घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सियाचिन से, जहां सेना के टेंट में आग लग गई और इस हादसे में कैप्टन रैंक के एक अफसर शहीद हो गए हैं। नाम बताया जा रहा है अंशुमन सिंह। यूपी एटीएस ने 2 दिन पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर, गुलाम प्रेमी, सचिन मीणा और नेत्रपाल से पूछताछ की। एटीएस के एक एसपी व डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ने सोमवार और मंगलवार को सीमा हैदर से एक ही तरह के प्रश्न पूछे हैं। करीब 13 प्रश्न पूछे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से सचिन के प्यार में अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर सुलगते सवालों की घेरे में है, और हो भी क्यों ना, आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है। इन दिनों सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है। बीते दिन भी पूछताछ की गई, जिसमें 2 प्रश्न डिप्टी एसपी ने पूछे तो 11 प्रश्न एटीएस ने पूछे। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कुल 13 प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया और सीमा ने कितना सही जवाब दिया। सवाल नंबर 1, इन पासपोर्ट में असली कौन सा है? मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। सवाल नंबर 2, तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा है? मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ, और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। सवाल नंबर 3, ऐसे कैसा हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो? आधी लाइफ बच्चा पैदा करने और पालने में बीत गई, और पिछले 5 वर्ष से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। अरे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला? इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी? बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी, तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। सवाल नंबर 5, तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी और सिंधी हो सकती है, वो तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो। इसकी किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना, ताकि भारत के लोगों से जल्दी घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ पर आई हूँ। नहीं किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी और नहीं किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीखी है। सवाल नंबर 6, सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता, उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी का ज्ञानी बोल रहा हो। चुप रही। तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी। नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उन्होंने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आए? मुझे याद नहीं है। 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो। पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। पति से संबंध ठीक नहीं है। भाई से भी वर्षों से मिली नहीं हो। पैसे कैसे मिले अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है? कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। हमारे दोनों बार आने जाने में मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम पर था। उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ।
और कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने भी मेरी मदद भारत आने में नहीं की है। सवाल नंबर 11, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी। बस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। मैंने उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में नहीं बताया। सवाल नंबर 12, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया? असल उम्र क्या है? तुम 27 साल बताती हो। 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी, तब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष थी। मैं 27 वर्ष की ही हूँ। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वहाँ हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। सवाल नंबर 13, तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? मैं पाकिस्तान से इलीगली अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है। इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं अब थक गई हूँ। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनजर सीमा से सवालों का दौर जारी है। वो भले ही बोल रही है कि वो थक चुकी है सवालों के जवाब देते देते, लेकिन इसके जवाब में कितनी सच्चाई है ये तो पूरी जांच होने के बाद ही पता लगेगा। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 17 घंटे की 2 दिन तक पूछताछ की और इस पूरी पूछताछ में सीमा हैदर इस बात से इनकार करती रही कि वो पाकिस्तानी जासूस है। सीमा हैदर हर सवाल में इसी बात का जवाब दे रही थी कि वो केवल सचिन से प्यार करती है, इसलिए भारत पहुंची है। दूसरी तरफ सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर इस बात का दावा कर रहा है कि सीमा हैदर ने उसको बताया था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में कराची में तैनात है, जबकि उसका चाचा आर्मी में इस्लामाबाद में एक बड़े ओहदे पर तैनात है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर से हुई पूछताछ के आधार पर, उससे मिले सबूतों के आधार पर जांच कर रही है और इस बात की तहकीकात में जुटी है कि सीमा हैदर द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं वो सही हैं या उसने एटीएस को गुमराह किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नेपाल में सचिन के साथ जिस न्यू विनायक होटल में सीमा हैदर रखी थी, उसी होटल रूम नंबर 204 में सीमा हैदर ने सचिन से शादी की। काठमांडू के होटल में सचिन और सीमा हैदर करीब 7 दिन तक रहे और सीमा हैदर ने होटल पर अपनी कोई आईडी जमा नहीं की थी। होटल मालिक गणेश से न्यूज स्टेट की फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। एक्सक्लूसिव जानकारी साझा की, आप भी सुनिए। हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित चौधरी बोल रहा था न्यूज नेशन चैनल से, इंडिया से। हाँ सर। सर, थोड़ा सा इसके सीमा के बारे में जानकारी लेनी थी मुझे, आप 2-3 चीजें बता दें तो। ओके। तो इसमें सर मैं यही जानना चाह रहा था कि कौन सी तारीख को आपके यहाँ पे आकर रुके थे? वो इतना तारीख हमको इतना आइडिया नहीं हुआ सर। अच्छा, डेट का आइडिया नहीं है? डेट का इतना आइडिया नहीं हुआ सर। जो लोग आने में मार्च में आए थे, लोग मार्च में आए थे। मार्च में आए थे लोग। 7-8 दिन रुके और चला गए। अच्छा, 500 रुपया। बाकी घूमने जाते थे यहाँ पे आसपास में कहीं, या होटल कमरे में ही रहते थे? हाँ, वो लोग सुबह शाम को घूमने के लिए जाते थे, तो दिन भर वो लोग रूम में रहते थे। अच्छा, दिन भर रूम में रहते थे। क्या बताया था आप लोगों को कि कहाँ से आए हैं? कुछ बताया था कहाँ से आए हैं? हाँ, वो लोग जब फर्स्ट टाइम सचिन आए थे, उन्होंने पहले दिन आए और रूम बुकिंग किया। उन्होंने बोले कि कल मेरी बीवी आने वाली है। अच्छा। तो उन्होंने रूम बुकिंग किया, तो दूसरे दिन सीमा आई। अच्छा, पहले दिन सचिन पहुंचा, उसने रूम बुक किया और अगले दिन फिर सीमा आई थी। हाँ सर। तो आईडी प्रूफ सचिन ने अपने दिए थे, सीमा ने दिए थे? नहीं, आईडी प्रूफ किसी ने नहीं दिया सर। मैंने क्यों, हम लोगों ने सर आईडी प्रूफ यहाँ पर नहीं लेते सर, क्योंकि इंडियन पुलिस बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर पशुपतिनाथ और क्या बोलते हैं, बहुत घूमने का जगह है, घूमने के लिए आते हैं। तो वो लोग 1-2 दिन में चले जाते हैं, इसके लिए हम लोग आईडी भी नहीं दिया उनका। अच्छा, जो रूम का आपका पेमेंट था वो सीमा ने दिया था या सचिन ने दिया था? सचिन ने दिया था सर। तो आप लोगों को जब इन्होंने रूम में शादी की तो आप लोगों को होटल में पता चला, स्टाफ वगैरह को, कि भाई यहीं पे इन्होंने सिंदूर भरा है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला सर। मैं जब वीडियो देखा उनका जो न्यूज में,
जी। तो तभी पता चला कि उन्होंने जब यहाँ पर हमारे साथ इंटरव्यू करने के टाइम में भी वो लोग ने फेक नेम दिया था, वो लोग ने अपना जो नाम नहीं दिया था। तो इसके बाद हमको पता चला कि न्यूज के बाद इनका नाम सीमा है और क्या बोलते सचिन है उनका नाम, तभी पता चला। सर होटल का क्या नाम है आपका, किस जगह है ये? हमारा न्यू विनायक रोलपा होटल सर। न्यू विनायक, काठमांडू। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर बताते चले। सीएम योगी बेसिक शिक्षा के 1.91 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए 2300 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेजे। और इस दौरान सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा में पिछले 6 साल में हुए बदलाव का जिक्र किया। सीएम योगी बोले 2017 से पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था। आज उन्हीं विद्यालयों में विद्यार्थी की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। सीएम योगी ने आगे ये कहा कि पिछले 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो बालिका इंटर कॉलेज हैं, उन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई हुई है। 20 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और ऑडिटोरियम के निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए डाइट कोई खाली न रहे, वहां भी अच्छे प्रशिक्षक हो, योग्य लोग जाए, उनको लिए अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए, लेकिन वहां योग्यता को मानक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रशिक्षित करेगा। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा अखिलेश यादव खुद प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी के साथ मैं रहा हूं। जब चुनाव हारे, हम लोग मिले तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि हम चुनाव हार गए। ये पहला शब्द था उनका। हमने पूछा क्यों? कहा इतना हम घोषणा कर चुके थे कि हम पूरा नहीं करते। हम कहे तो ये तो कोई बात नहीं हुई, चलिए हम लोग मिलकर के आगे लोकसभा के चुनाव की तैयारी करें। क्या हम 27 की तैयारी करेंगे? लोकसभा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। अब लीजिए, अपनी मीटिंग में भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो 24 की तैयारी करे। अरे आरोप नहीं, मैं बैठा दीजिए सामने, महाराज सामने बैठाओ, हम बोले उनके सामने, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यानी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे 24 का। 24 में वो तो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, और 22 में हारना चाहते थे। हाँ बिल्कुल कहे हैं, हमारे सामने बतियाइए। तभी आप कहते हैं अगर आपकी राय मानी होती तो 100% यही बात है ना हमारी। उनकी जो झगड़ा जो है, इसी बात को हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, और वो भाजपा की सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है? देखिए 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके सामने अभी कुछ टिक नहीं पाएगा, आप देख लीजिएगा। बीजेपी नेता और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत ने विपक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनके गठबंधन पर निशाना साधा है और बीजेपी को शेर तो वही उन्होंने अंबेडकर नगर में ईसाई मिशनरी द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण पर साफ कहा कि यहां चादर और फादर से हम आपको निजात दिलाएंगे। आप लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। केस यही है कि जो चादर और फादर वाले हैं उससे सनातनियों को मुक्ति मिले, और जिस प्रकार से यहां पर धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है उससे हिंदू जनमानस बहुत आहत है, प्रताड़ित है, परेशान है। यही हमारा उद्देश्य है कि हिंदू भाइयों आप हमारा साथ दो और हम आपको अंबेडकर नगर से ईसाई चादर और फादर से मुक्ति दिलाने का हम प्रयास करेंगे। यही उद्देश्य है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं।
अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जनवरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में श्री राम के दर्शन के व्याकुल भक्तों के लिए अभी से अयोध्या के होटलों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश। अगले साल जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे धूमधाम के साथ होगी। देखा जाए तो वो एक भव्य कार्यक्रम होगा और उस भव्य कार्यक्रम को पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट उसकी तैयारियों में अभी से लग चुका है, क्योंकि देखा जाए तो उस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे और साथ में दुनिया भर के जो तमाम मेहमान होंगे वो उस कार्यक्रम में आएंगे। और जो साधु संत होंगे, चाहे हम प्रमुख मठ मंदिरों के साधु संतों की बात करें या जो दूसरे धार्मिक प्रतिष्ठान है पूरे देश के, वहां के साधु संतों को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। चूंकि ट्रस्ट की ये कोशिश है कि देश के हर राज्य से साधु संतों को उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलाया जाए और उसको लेकर कह सकते हैं कि जो अयोध्या में तैयारी है अभी से शुरू हो चुकी है। इसका एक ताजा उदाहरण यह है कि जनवरी में, अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी की जो बुकिंग है अयोध्या के होटलों की अभी से शुरू हो चुकी है। अभी भी जो अयोध्या के प्रमुख होटल हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहां पर अभी जो तमाम कमरे हैं अभी से बुक होने शुरू हो गए हैं। जो मौजूदा रेट है होटलों का उससे ज्यादा, उससे डबल या कह सकते हैं कि 3 गुने दाम पर होटलों की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर आप जनवरी में अयोध्या आना चाहते हैं तो उस वक्त आपको अयोध्या में ठहरने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अयोध्या के जो होटल हैं वो अभी से फुल हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। वाराणसी में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अब दशाश्वमेध घाट होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती का स्थान बदला गया है और अब आरती का स्थान लगभग 10 फीट पीछे किया गया है। अगर लगातार ऐसी जलस्तर और बढ़ा तो प्लेटफॉर्म के पीछे सीढ़ियों पर गंगा आरती की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आरती में बैठने की जगह भी कम होती जाएगी। वाराणसी के तस्वीरें के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती अब 10 फीट पीछे की गई है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहें।